स्टार्ट करें? तो आ जाते हैं। आज कुछ नए टॉपिक्स सीखेंगे। अब बोलोगे नए टॉपिक्स मतलब नए एकदम 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 नए टॉपिक्स नहीं है। हम जीएसटी की जो टैली एंट्रीज कर रहे थे, हम टैली विदाउट जीएसटी कर रहे थे अब तक। अब हम आपको जब भी जॉब करने जाओगे तो विद जीएसटी आएगा, विदाउट जीएसटी तो कोई करवाएगा ही नहीं। ठीक है, तो बहुत तो आपको करना सीखना पड़ेगा विद जीएसटी कैसे मैनेज करते हैं इसको। थोड़ा सा समझते हैं। पहले तो आप मुझे बताइए कुछ कुछ पॉइंट्स। जैसे कि मैंने बोला था सबसे पहले आप कंपनी बनाते हो, तो अभी भी हम जो सीख रहे हैं वो यही है कि आप कंपनी तो अभी भी बनाओगे। कंपनी सबसे पहले आप क्या करोगे? क्रिएट। वहां पे हम जीएसटी को ऑफ कर देते थे, हम कहते थे कि जीएसटी तो रहने दो क्योंकि हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं था। लेकिन अब जीएसटी है तो आप जीएसटी को क्या करोगे? यस। तो आपको एक तो जीएसटी यस करना है, एक चेंज ये आ जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे और क्या चेंज आएगा। उसके बाद आप सबसे पहले क्या बनाते थे? यूनिट्स। कंपनी बनाते ही सबसे पहले क्या बनाना शुरू करते थे? यूनिट्स। यूनिट्स के बाद क्या बनाते थे, कोई याद है? उसके बाद स्टॉक आइटम। क्या इसमें भी कुछ चेंज आएगा? ये जैसे पहले बनता था वैसे ही बनेगा? इसमें भी चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा बताइए? सबसे पहले तो यूनिट्स जो होता है, यूनिट्स, उसको जब आप बनाओगे तो यू क्यू सी करके एक नया चीज आएगा, यू क्यू सी यानी यूनिक क्वांटिटी कोड। वो एक कोड डालना पड़ेगा आपको। अब मैं समझाता हूँ कैसे डालना है। तो एक यूनिक क्वांटिटी कोड एक नया आएगा, वो आपको डालना पड़ेगा। पहली चीज वो अपने आप आएगा, तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। यूनिट्स तो आप आसानी से बना लोगे जैसे पहले बनाते थे। लेकिन जब आप स्टॉक आइटम बनाओगे तो उसमें दो चीज चेंज आएगा। एक तो आपको स्टॉक का एचएसएन बनाना पड़ेगा कि इसका एचएसएन कोड क्या होगा। ठीक है, और दूसरा आपको बताना पड़ेगा कि इसका जीएसटी रेट कितना है, इस आइटम पे आपका जीएसटी रेट कितना है। तो इसमें टोटल कितनी चीजें चेंज आ जाएंगी स्टॉक आइटम बनाते समय? दो चीज। एक तो आपको उस स्टॉक का एचएसएन कोड डालना पड़ेगा, दूसरा उसका जीएसटी रेट डालना पड़ेगा। आइए समझते हैं कि एचएसएन कोड क्या होता है और जीएसटी रेट क्या होता है। एचएसएन कोड मैंने शायद नहीं बताया कभी, तो अब मैं आज पहली बार बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देख लेना क्या होता है एचएसएन कोड। देखो, इंडिया है, इंडिया, इंडिया के बाहर से कुछ भी चीज आप इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट सुना है ना? इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब आप इंडिया के बाहर से कोई भी सामान, इंडिया के बाहर से कोई भी सामान इंडिया में मंगाते हो तो उसे बोलते हैं इंपोर्ट। अच्छा, नॉर्मली इंपोर्ट जब करते हैं तो टैक्स देना पड़ता है या नहीं? कौन सा टैक्स? कस्टम ड्यूटी करके आपने सुना होगा, या फिर इंपोर्ट ड्यूटी वर्ड सुना होगा। तो वो देना पड़ता था। ये मैं पुराने जमाने की बात बता रहा हूँ। तो पहले क्या होता था, मतलब अभी भी लगता है वो टैक्स, ऐसा नहीं है कि हट गया है, बट मैं आपको पुराने जमाने की बात बता रहा हूँ। तो आपने देखा होगा यहाँ पे अलग अलग जगह पोर्ट होते हैं, पोर्ट बने। पोर्ट तो समझ आता है आपको? सॉरी, इधर नहीं है। समुद्र के आसपास पोर्ट होते हैं, यानी कि बंदरगाह। अगर आप हिंदी में बोलोगे तो उसे बोलते हैं बंदरगाह। तो जब भी आप विदेश से कोई सामान लेकर आते हो तो आप कहीं पे भी नहीं रख सकते, आपको उसे उतारना कहाँ होता है? पोर्ट पे। आप पोर्ट पे ही उतारोगे। पोर्ट के सिवा कहीं और उतारोगे अगर, तो उसी को बोलते हैं स्मगलिंग। तो पुराने जमाने में आपने देखा होगा स्मगलिंग करते थे कुछ डॉन, जो खासकर मुंबई में होते थे डॉन। तो मुंबई में स्मगलिंग करते थे क्योंकि मुंबई में देखो बहुत जगह समुद्र है, बहुत जगह बीच है जिसे बोलते हैं। तो आप समुद्र देखो, पानी जब भी बाहर से विदेश से सामान लेकर आओगे तो कहाँ लेकर आ सकते हो? या तो समुद्र के रास्ते से या तो फ्लाइट से। तो फ्लाइट से तो बड़ा रिस्की है, क्योंकि फ्लाइट से आप अगर इंडिया के अंदर कहीं पे भी उतारोगे, कहीं पे भी थोड़ा ना फ्लाइट उतार सकते हो। आप कहाँ उतारोगे? एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे चेकिंग होगी, तो आप कोई इलीगल सामान नहीं ला सकते। तो इलीगल सामान अगर आपको इंडिया में लेकर आना है तो आप कैसे लेकर आते? समुद्र के रास्ते से। अब समुद्र के रास्ते भी पोर्ट होते हैं, जगह जगह पोर्ट बने होते हैं, यानी बंदरगाह, कि यहाँ पे सामान लाओगे तो यहाँ उतारना है। लेकिन कई ऐसी जगह भी होगी ना, समुद्र के बगल में जंगल है, तो वहां पे लोग जब सामान लेकर आते होंगे तो ट्राई करते होंगे वहां उतारें ताकि टैक्स ना देना पड़े। स्मगलिंग सीधा सा मतलब है या तो ऐसा चीज लेकर आना जो अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, जैसे जैसे ड्रग्स, कोकेन, ये अलाउड नहीं है, आप विदेश से नहीं लेकर आ सकते। पर आप इंडिया में लेकर आ रहे हो तो ये क्या हो गया? स्मगलिंग कर रहे हो आप। तो आप तो वैसे भी पोर्ट पे नहीं लेके जाओगे। दूसरी चीज, दूसरी चीज ये होती है जो सामान इंडिया में आने पे टैक्स बोला गया है, जिस सामान पे बोला गया इंडिया में कि आप अगर लेकर आओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और आप अगर टैक्स बचाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? किसी और रास्ते से। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं मेरा कोई दोस्त गया हुआ है दुबई, दुबई गया हुआ है। मैंने उससे पूछा फोन करके कि यार दुबई गया हुआ है घूमने, बताना जरा दुबई में सोने का रेट क्या चल रहा है। मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान रखना, बोलना कि ऐसा आप कहीं बोलने लगो कि इतना रेट तो है नहीं, आप तो गलत बोल रहे हो।
मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लेते हैं दुबई में जो सोने का रेट चल रहा है उस टाइम पे, वो जो गोल्ड है वो रेट चल रहा है, मान लेते हैं 30,000 रुपये पर 100 ग्राम। मान लेते हैं पर 100 ग्राम या 10 ग्राम, 10 ग्राम का रेट होता है अप्रोक्स करीब। तो 10 ग्राम का रेट है वहां पे 30,000, और यहाँ पे 10 ग्राम का रेट है करीब करीब 50,000। इंडिया में अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 50,000 पे चल रहा है। तो मैंने उससे बोला एक काम करते हैं ना यार, दुबई से बहुत सारा सोना खरीद ला, मतलब करीब 5 किलो 10 किलो मैं पैसे भेजता हूँ, और 5 किलो 10 किलो सोना खरीद ले और लेकर आ, और चुपके से छुपा के ले लो। क्यों? क्योंकि अगर ये सामान यहाँ पे पहुंचा ना, पोर्ट पे जब जैसे ही आप सामान उतारोगे तो चेकिंग होती है, पूछा जाता है, चाहे आप एयरपोर्ट से आ रहे हो चाहे आप शिप से आ रहे हो, कि क्या क्या सामान है आपके पास। और जो भी सामान आपके पास होगा वहां पे आपसे इंपोर्ट ड्यूटी ली जाएगी, इंपोर्ट ड्यूटी यानी कस्टम ड्यूटी आप उसको दूसरे वर्ड में बोलते हो। तो आपको क्या करना है, 30,000 रुपये पे मान लेते हैं गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि भाई साहब अगर विदेश से सोना लेकर आओगे तो इतना टैक्स देना पड़ेगा। मान लेते हैं कोई भी टैक्स का रेट हो सकता है, 50% हो सकता है, 10% हो सकता है, 40% हो सकता है। तो आपको उतना टैक्स देके इंडिया में सामान लाने दिया जाएगा, अलाउड होगा, नहीं तो अलाउड नहीं है, आप बिना टैक्स के नहीं ला सकते। अब मैंने बोला देख भाई मान लेते हैं इस 30,000 पे 20,000 का टैक्स लग जाएगा, तो फिर तो 50,000 का ही हो गया। तो विदेश से ला के यहाँ बेचने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 50,000 का मिल रहा है और विदेश से लाएगा तो भी 50,000 का हो जाएगा। तो टैक्स चोरी करने के लिए लोग क्या करते थे, एक काम कर, चुपके से ले आया यानी स्मगलिंग कर, लेकर आया, पता नहीं चला, इंडिया में आ गया, 30,000 में आ गया है, अब यहाँ पे बेचेंगे 50,000 में, फायदा फायदा। ठीक है, इस तरीके से बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती थी। अब नॉर्मली आप चोरी करके तो ला नहीं सकते, आपको लाना तो पोर्ट पे ही पड़ेगा। अब पोर्ट पे क्या होता है, आप अपना सामान खुद से नहीं उतार सकते। जब आप पोर्ट पे आओगे अपना सामान उतारोगे तो वहां पे पोर्ट पे अलग अलग ऑफिसर बैठे होते हैं। ठीक है, वो सामान भी आपसे कई बार क्या होता है 3-3 दिन तक शिप खड़ी है आपकी, मतलब मेरा मान लेते हैं शिप आ गई, शिप में मेरा बहुत सारा सामान है, तो शिप आएगी खड़ी रहेगी, 3-3 दिन तक वेट करना पड़ेगा, इतना जाम होता है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा क्राउड होता है, तो पोर्ट पे बहुत ज्यादा क्राउड रहता है। तो 3-3 दिन तक आपकी शिप लाइन में खड़ी है, और 3 दिन बाद आपका नंबर आता है, फिर आपसे बोला जाता है कि भाई बताओ क्या क्या सामान है। आपने बताया कि मेरे पास ये सामान है, तो वो उस सामान का आपको क्या लेंगे, बोलेंगे इसके सामान का इतना टैक्स बनता है, और हर एक चीज पे अलग अलग रेट होगा। जैसे हो सकता है शूज लेकर आओ तो अलग रेट, चीनी लेकर आओ तो अलग रेट, आप गोल्ड लेकर आओगे तो अलग रेट। तो जो भी सामान लेकर आओगे उसके हिसाब से टैक्स होगा, और जब आपसे टैक्स लिया जाएगा फिर अंदर भेज दिया जाएगा सामान। बात समझ आ गई? तो लोग क्या करते थे, अब इसे समझो। अब जैसे मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, ये इंडिया है और मेरे को इंडिया में लेकर आना है शूज, नाइकी का, नाइकी का शूज। अब ध्यान से सुनना बात को, नाइकी का शूज इंडिया में मान लेते हैं कि 10,000 रुपये का मिल रहा है, एक शूज है जो नाइकी का इंडिया में 10,000 रुपये का मिल रहा है, और मैं विदेश से लेकर आ रहा हूँ, वो कितने का है, मान लेते हैं 5,000 रुपये का। मैं किसी कंट्री में गया, मान लेते हैं इंग्लैंड में गया, और इंग्लैंड में मैंने देखा कि यार ये शूज़ तो 5,000 का है, तो मैंने बोला कि 100 शूज़ का ऑर्डर कर देता हूँ, 100 शूज़ का। तो 100 शूज़ कितने रुपए का हुआ, 5 लाख रुपए का, और मैंने इंग्लैंड से 5 लाख रुपए के शूज़ खरीद लिए। ठीक है यहाँ तक। अब मान लेते हैं शूज पे जो टैक्स रेट है वो कितना है, 100%। मान लेते हैं, मैं फिर से रफली एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लेते हैं 100% टैक्स पे रेट है, इस पे टैक्स है, कौन सा टैक्स, कस्टम ड्यूटी वाला। जीएसटी अलग होता है, जीएसटी अलग है और कस्टम ड्यूटी अलग है। यानी 5 लाख का जब सामान मैं यहाँ लेकर आऊंगा और यहाँ उतारूंगा तो इस पर कितना टैक्स लग जाएगा, 5 लाख ही टैक्स लग जाएगा 100%। तो कितने का सामान पड़ जाएगा मेरे को, 10 लाख का। अब मैं सोचा यार किसी तरह टैक्स चोरी छुपाते हैं, टैक्स छुपाते हैं। मैंने क्या किया, मैं आया, मेरी शिप यहाँ पे आई है और शिप यहाँ पे खड़ी है 3 दिन के लिए, 3 दिन बाद शिप उतरेगी वहां पे। मैंने कहा था कि बहुत भीड़ है, और मैं जाके चेक कर रहा हूँ कि यार ये ना ऑफिसर्स हैं, सारे आइटम चेक नहीं करते हैं, किसी का चेक कर लिया किसी का नहीं चेक किया, मतलब ऐसा होता है, रियल में ऐसा होता है। आपने बोला मेरे में शूज है, तो उनका मन किया तो शक होगा तो चेक करेंगे, नहीं शक होगा तो कोई बात नहीं, ले जाओ शूज का जितना टैक्स बनता है दो। बात समझ आ गई? तो अब क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे क्या करता है, शिप लेकर आया, अब मैंने सोच रहा हूँ कि यार कैसे टैक्स चोरी करूँ। मैंने बोल दिया इस पे, मान लेते हैं चीनी पे जो टैक्स रेट है वो 10% है। चीनी पे कितना रेट है, शुगर, शुगर पे जो टैक्स रेट है वो कितना है, 10%। अब मैं शूज यहाँ लेकर आया हूँ, मैंने बिल भी किसके नाम से बनवा लिया है, बिल पे लिखवा दिया शुगर है कि मेरे पास शुगर पड़ेगा। ठीक है, और शुगर कितने रुपए का वैल्यू का है, 5 लाख, जबकि मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, शूज। मैंने कहा भाई सब चेक नहीं करेंगे तो मौज आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे उतारा सिप, उन्होंने पूछा भाई क्या है आपके माल में, जो पैक होता है, पैक ही आएगा, ऐसा खुला तो लेकर आओगे नहीं, पैक है, क्या है। मैंने बोला शुगर है, उन्होंने बोला शुगर है, ठीक है, कितने वैल्यू का है, मैंने बिल दिखा दिया 5 लाख का। इन्होंने बोला 5 लाख का 10% होता है 50,000, 50,000 टैक्स दो, ले जाओ अपना सामान। मैं बच गया,
यहाँ पे मैंने टैक्स की चोरी कर ली है और लगभग लगभग 4.5 लाख रुपए की चोरी हो गई है सीधा। 100% वाला टैक्स जो था वो मैं सिर्फ 10% देके निकाल रहा है। बात समझ आई। अब आप कहोगे कि अगर चेक इन कर लिए फिर, ठीक है, अगर चेक इन कर लिए तो मेरे पे बहुत ज्यादा पेनल्टी लगेगी, यहाँ तक कि मेरा सामान भी जब्त हो जाएगा। लेकिन अगर चेक इन करने के लिए खोलते हैं, वो ध्यान से सुनना, चेक इन करने के लिए खोलते हैं, वो कहते हैं यार ये तो शूज है, तुम तो बोल रहे हो शुगर। मैं बोला कि माँ कसम खा रहा हूँ शुगर ही बोलते हैं इसे तो। आप बोल रहे हो शूज, मैंने भी सुना है शूज बोलते हैं, लेकिन मैं जहां इंग्लैंड से जिससे खरीदा हूं वो भी इसे शुगर बोल रहा था। यहां तक कि मेरी गली में जो बच्चे हैं वो भी शुगर बोलते हैं। और तो और आप मेरे घर चलो, जैसे ही घर पे घुसता है तो हाथ दिखाता है ऐसे, शूज लिए रहता है, तो उसकी बेटी कहती है अरे पापा चीनी लाए हैं, शुगर लाए हैं। तो बोलते हैं देखो बेटी भी मेरी शुगर बोल रही है। तो बिल पे तो भाई शुगर ही लिखा है, मुझे क्या पता कौन सा रेट है शुगर। मैंने तो इसे शुगर ही बोलते हैं हम सब। तो मैं चोरी थोड़ी ना कर रहा हूँ टैक्स की, मैं टैक्स की चोरी नहीं करना चाहता था, मैं तो भाई पूरा टैक्स देना चाहता था। लेकिन हम शुगर ही बोलते हैं तो क्या गड़बड़ होगी, तो हमने शुगर बोला। मुझे पता होता है कि इसे सूज बोलते हैं तो मैं सूज लिख देता। अब ये गड़बड़ होती थी, क्योंकि इंग्लैंड से सामान लेकर आ रहे हो तो भाई सब बाहर वाले क्या बोलते हैं, किस आइटम को क्या बोलते हैं नहीं बोल, क्या पता आपको। इसीलिए बोला गया कि एक काम करते हैं यार, ये वर्ल्ड वाइड सोचा गया, मतलब सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड सोचा गया कि यार पूरे वर्ल्ड में जितने भी आइटम है सबका एक HSN कोड बना देते हैं, सबका एक कोड बना देते हैं। अगर आप इसका सबका एक कोड बना दोगे तो सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा कि अब आप इसको शुगर बोलो, आप इसको शूज बोलो, आप कुछ भी बोलो, पर कोड तो सेम रहेगा ना भाई, कोड थोड़ा ना बदल जाएगा। बात समझ आ रही है। तो आप इसको पूरे वर्ल्ड में कुछ भी बोलो, उसका कोड एक है, वो कोड डालना पड़ेगा आपको। बात समझ आई। तो इन्होंने इसीलिए प्लान किया कि यार अब ना शुगर पे या चाहे शूज है सबका एक एक कोड बना देंगे, और जो उसका कोड होगा आप जब बिल लेकर आओगे उस पर वो कोड लिखना पड़ेगा। आप सामान का नाम लिखो ना लिखो चलेगा, आप उसको कोड जरूर लिखोगे। बात समझ आ गई। ताकि पूरे वर्ल्ड में कभी भी टैक्स की चोरी कोशिश ना करे कोई। अभी भी होती है स्मगलिंग तो होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कम हो गई है। समझ आ गया। कोड आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, अगर फंसे आप पकड़े गए तो आपसे पेनल्टी ली जाएगी। अब जैसे ही GST आया इंडिया में, तो गवर्नमेंट ने एक बात सोची कि यार GST में भी तो यही दिक्कत आ सकती है। तमिलनाडु से कोई सामान मैंने खरीदा है और मैं रहता हूँ दिल्ली में और खरीद के ला रहा हूँ तमिलनाडु से, तो तमिलनाडु से जब सामान लेकर आ रहे हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा ऑफिसर रोकते हैं, GST ऑफिसर कई जगह पे खड़े होते हैं। जब ट्रक वाला जा रहा होता है या ऑटो वाला जा रहा होता है तो उसको रोकते हैं, तो रोकते हैं तो सबसे पहले क्या मांगा जाता है, बिल दे दो, क्या सामान लेके जा रहे हो। अगर उन्होंने बिल दे दिया और बिल पे उन्होंने नाम पढ़ा और उनको लगा हाँ ठीक है ले जाओ, तो बात खत्म। लेकिन कभी कभी चेक करते हैं ना, आपने कभी देखा होगा, कई बार चेक भी नहीं करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, यहाँ पे अभी यहाँ पे निकल जाओ आप टेम्पो लेके 3 दिन निकल जाओ, 3 दिन में एक दिन आपको कोई ना कोई GST ऑफिसर रोक लेगा कि भाई साइड लगा, साइड लगा, दिखा भाई बिल क्या है, क्या क्या सामान लेके जा रहा है। बात समझ आई। तो जब आपसे वो पूछेगा तो आप तो सबसे पहले बिल दिखाओगे, और बिल पे नाम लिखा होगा कि क्या आइटम है, और वो आइटम के हिसाब से टैक्स लगा होगा। और अगर उसे लग रहा है सब कुछ ठीक है ले जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसे शक हुआ तभी ना चेक करेगा। तो इन्होंने ये GST मतलब बनाने से पहले गवर्नमेंट ने सोचा यार यहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं लोग, तमिलनाडु से शुगर लेकर आ रहे हो या शूज लेकर आ रहे हो और लिख दिया शुगर, जिस पे टैक्स कम है वो लिख देंगे। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि भाई पूरे इंडिया में कोई भी सामान लो, इंडिया में भी आप GST में बेचोगे तो आपको HSN कोड बताना पड़ेगा। वही HSN कोड सेम टू सेम कॉपी कर लिया गया कि जो वहां पे रहेगा वही आपको यहाँ पे बताना है। बात समझ आ गई। इससे दो फायदा होगा, एक तो टैक्स की चोरी थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि आप गलत नहीं बताओगे। दूसरा, गवर्नमेंट हिसाब लगा सकती है कि कौन से प्रोडक्ट से हमें सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास टोटल डिटेल होगी कि कौन से HSN कोड का माल बिक रहा है, कौन इंडिया में कौन सा बिक रहा है, चेन्नई में कौन सा बिक रहा है, मतलब हर स्टेट वाइज भी पता चल जाएगा कौन से स्टेट में कौन सा HSN कोड का माल बिक रहा है। क्योंकि कोड डालोगे आप, जब भी रिटर्न फाइल करोगे आपको बताना पड़ेगा कि मेरा ये आइटम बिका है। तो आप आइटम का नाम नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, आइटम का कोड। तो जब आप कोड लिखोगे गवर्नमेंट को पता चल गया कि भाई सब क्या क्या आइटम बिक रहा है। अब ये तो देखो वर्ल्ड वाइड जो सप्लाई होती थी वो सिर्फ HSN की होती थी, मतलब गुड्स की होती थी, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, सर्विस थोड़ी ना ले जा सकते हो आप एक जगह से दूसरी जगह। तो गवर्नमेंट ने कहा यहाँ पे हम तो सर्विस भी बेचेंगे, GST में तो सर्विस भी जाएगी, गुड्स भी जाएगा, सर्विस भी। तो सर्विस के लिए एक अलग कोड बनाया गया, उसका नाम रख दिया गया है SAC कोड, यानी सर्विस अकाउंटिंग कोड। एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और भी दिखा देता हूँ कि क्या होता है HSN कोड और सर्विस अकाउंट कोड। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप सर्च करना चाहते हो तो आप सिर्फ सीधा चल जाओ गूगल पे, गूगल पे भी आप किसी चीज़ का HSN कोड सर्च कर सकते हो। और दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप GST की वेबसाइट से भी जाके HSN कोड सर्च कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म दिखा देता हूँ, फुल फॉर्म
ऑफ HSN कोड। ठीक है, अब ये दिख रहा होगा आपको, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड, HSN। ठीक है, याद रखना उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ हो सकता है कि आपसे इंटरव्यू में पूछ ले HSN क्या होता है, तो आप वो पूछे HSN क्या होता है तो आप ये मत बोलना कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड, वो तो उसकी फुल फॉर्म होती है। आपको HSN के बारे में बताना है कि GST में टैक्स बचाने के लिए, यानी टैक्स ताकि लोग पूरा का पूरा दें, या फिर गवर्नमेंट ने कई सारी, गवर्नमेंट ये भी देखना चाहती है कि कौन सा आइटम कितना बिक रहा है इंडिया में, इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, हर आइटम को एक HSN कोड दे रखी है। अच्छा, क्या ये नया GST में आया है? नहीं नहीं, ये पहले से ही था, ये पहले से ही था, वर्ल्ड वाइड यूज होता था। इसमें यूज होता था एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, वो कोड यूज होता था, वही कोड अभी हमने यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन SAC एक नया लेकर आ गई है गवर्नमेंट, SAC, तो आप उसका भी कोड देख सकते हो SAC का। ये सही नहीं आया, ये गलत दिखा दिया इसने, सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड, ये सही इसकी फुल फॉर्म है, सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड। यानी कि अगर कोई आप सर्विस दे रहे हो तो SAC का कोड डालना पड़ेगा आपको, और अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो आपको HSN कोड डालना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो GST के वेबसाइट पे भी जाके किसी चीज के HSN कोड सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे भी, जैसे मैं एक लैपटॉप का सर्च करना चाहता हूँ, या मैं शुगर का सर्च करना चाहता हूँ, या मैं शूज का सर्च करना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या मिल सकता है? हाँ, आप सिंपल सर्च करोगे HSN कोड ऑफ, मान लेते हैं कि मैंने लैपटॉप तो नहीं सर्च कर रहा हूँ, मैं कुछ और कर ले रहा हूँ, मोबाइल कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं मोबाइल क्लिक करूँगा तो आप देखोगे मोबाइल फ़ोन का HSN कोड आपको दिख रहा है 8517 मोबाइल फ़ोन का। आप देखोगे तो और नीचे जाओगे तो चार्जर का भी दिख रहा होगा आपको, चार्जर का, ईयरफोन का, लिथियम बैटरीज का। अब आप बोलोगे क्या ये GST रेट भी यहाँ लिखे हुए हैं कि मोबाइल फ़ोन बेचोगे तो क्या रेट हो गया? 18%। सेम इसी तरह चार्जर बेचोगे तो भी 18%, ईयरफोन बेचोगे तो भी 18%। तो ऐसे हर आइटम का एक एक कोड होगा, ठीक है, और हर आइटम का एक क्या होगा, GST रेट, कि इस आइटम पे कितना टैक्स लेगी गवर्नमेंट। जैसे आप मोबाइल बेचोगे तो टैक्स का रेट लगे, कितना लेगी? 18%। याद होगा आपको 18 बता रखा था, 18 में अगर IGST लगेगा तो 18, CGST और SGST लगेगा तो 9। ये इतनी बातें तो याद है ना, आपने वो पुरानी क्लासेस देख ली थी ना, अगर हाँ वो इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखना वो। अगर, क्योंकि अब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो GST जैसे जैसे आएगा वो पुरानी क्लासेज यूज होंगी, क्योंकि मैं अभी आगे जाके आपको RCM भी बोलूंगा, आगे जाके आपको GST रेट भी बोलूंगा, तो वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी तक इतनी बातें समझ आई मैं जो कहना चाह रहा हूँ? तो पहले भी हम टैली में क्या करते थे, हम पहले भी टैली में कंपनी बनाते थे, कंपनी बना लोगे, यूनिट बनाते थे, यूनिट भी बना लोगे, और स्टॉक आइटम बनाते थे, सब कुछ वैसा ही बनेगा। बस ध्यान रखना दो एक नई चीज डालनी पड़ेगी आपको, एक स्टॉक का HSN कोड और एक उस स्टॉक का GST रेट। बात समझ आ गई? अब आपके मन में आएगा HSN कोड कितने अंक का होता है? तो अगर एक प्रॉपर HSN कोड होगा तो वो 8 अंक का होगा, पूरा एक HSN कोड जो होता है वो 8 अंक का होता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को छूट दे रखी है कि आप सिर्फ 4 अंक डाल दोगे तो भी चलेगा। तो जैसे अभी हमने मोबाइल का सर्च किया था तो 4 अंक आ रहा था 8517, तो आप वो भी डाल दोगे, लेकिन जिसकी सेल कम है, एक लिमिट से कम है, अप्रोक्सीमेट 2 करोड़ से कम की सेल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओ सॉरी 5 करोड़ से कम की सेल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 अंक का भी डाल दोगे तो चलेगा। लेकिन अगर आपकी 5 करोड़ से ज्यादा सेल है तो आपको कम से कम 6 अंक का HSN कोड या फिर 8 अंक का HSN कोड आपको डालना पड़ेगा। आगे चल के समझेंगे थोड़ा सा HSN कोड कैसे और डिटेल में सर्च करते हैं, अभी तो हम इसी को बात समझना कोशिश करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, अब टैली पे एक नई कंपनी बनाते हैं, ठीक है। कंपनी बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, F3 पे चले जाओ और यहाँ पे चले जाओ क्रिएट कंपनी, ये रही क्रिएट कंपनी, ठीक है। जैसे ही मैं क्रिएट कंपनी पे क्लिक करता हूँ तो आपको कंपनी का नाम डालना है, मेलिंग नेम डालना है, एड्रेस डालना है। एक काम करते हैं, मैं एक कंपनी का डिटेल आपको देता हूँ और उसका सब कुछ डालना। अब कंपनी का डिटेल देने के लिए मैंने आपको एक कंपनी, ये कंपनी दे रखी है, अब इसमें थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। कंपनी का नाम है RD एंटरप्राइजेस और उसका GST नंबर है ये। अच्छा, मैं चेक करना चाहता हूँ इस कंपनी का एड्रेस वगैरह मुझे नहीं पता, मैं एड्रेस वगैरह सर्च कर सकता हूँ? हाँ, GST के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप किसी का एड्रेस वगैरह सर्च कर सकते हो अगर उसका GST नंबर आपको पता है तो। एक काम करते हैं, मैं इसका सर्च करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा वो आइडिया भी लग जाएगा कि किसी का कैसे प्रॉपर सब कुछ सर्च करते हैं। आप कभी भी जाओगे ना, जैसे विजय सेल्स पे गया मान लेते हैं मैं, और विजय सेल्स पे जाके मैं जैसे ही बोलता हूँ कि मेरे को ना ये सामान भेज दो, वो कहता है सर आप अपना नाम और GST नंबर दे दो, अगर GST नंबर है तो आप जैसे GST नंबर दोगे तो वो क्या सीधा एंट्री कर देगा? नहीं। सीधा बिल बना देगा? नहीं। पहले वो चेक करेगा कि जो आपने दिया है वो ठीक है कि नहीं। पहले तो देखो 15 अंक का होना चाहिए GST नंबर, यही बताया था आपको ना,
तो जीएसटी नंबर कितना अंक का होना चाहिए? 15 अंक का। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनोगे आप, 15 अंक होने चाहिए। चलो मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं सर्च करके देखता हूँ कि ये कहाँ से सर्च करते हैं सबसे पहले। तो देखो, यानी कि करेक्ट मेरे को जीएसटी नंबर दिया है कि नहीं दिया। उसके लिए आपको जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, आप वहां जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके मन में आएगा जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? gst.gov.in, ये आपको याद होनी चाहिए। और ये जैसे ही खुले ना, ऐसे ही ऐसे इसका पैर छू लेना, ठीक है, क्योंकि ये पैसा कमा के देने वाली है आपको। तो gst.gov.in याद रखना है। ये जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है उन पे जीओवी जरूर होता है, आप देखोगे जीओवी यानी गवर्नमेंट। तो gst.gov.in मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, पर अभी मैं सारी चीजों पे नहीं जाऊंगा, सर्च टैक्स पेयर पे जाऊंगा। अगर मैं किसी का नाम, मेरे पास किसी का जीएसटी नंबर है, मैं उसकी पूरी डिटेल सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके सर्च कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ सर्च टैक्स पेयर पे, और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो बोल रहा है सर्च बाई जीएसटी नंबर या सर्च बाई पैन। आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप सर्च बाई जीएसटी नंबर करोगे। GSTIN का मतलब होता है जीएसटी नंबर, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये आ गया है एंटर जीएसटी नंबर ऑफ टैक्स पेयर। उस टैक्स पेयर का जीएसटी नंबर डालो आप। तो आपको मैंने अभी बताया क्या, जीएसटी नंबर मैंने आपको ये दिया था ना, ये रही। तो मैंने इसे क्या किया, कॉपी, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पेस्ट। और जैसे ही यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, जीएसटी नंबर डाल दिया। फिर ये कैप्चा पूछ रहा है मेरे से, कैप्चा डाल दो। तो 602012 इतना तो आता है ना कैप्चा डालने। और जैसे ही मैं इसे सर्च करूँगा, जैसे ही सर्च करूँगा, अब आप देखोगे कि मेरे को इसके बारे में पूरी डिटेल आ गई है, ठीक है। क्या क्या डिटेल आ गई है कि लीगल नेम ऑफ द बिजनेस क्या है, संतराम दुबे। ट्रेड नेम क्या है, आरडी एंटरप्राइजेस। कौन से डेट को जीएसटी नंबर मिला, 25 मई 2022 को, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रोपराइटरशिप है, पार्टनरशिप है, क्या है ये, प्रोपराइटरशिप है। पता है ना प्रोपराइटरशिप किसे बोलते हैं? जो एक अकेला आदमी बिजनेस करता है तो उसे बोलते हैं प्रोपराइटरशिप। इसका जीएसटी नंबर क्या है, एक्टिव है कि बंद हो गया है? एक्टिव है। इसका ये टैक्स पेयर कैसा है, रेगुलर है कि कंपोजिशन है? अब आप बोलोगे ये क्या हो गया, रेगुलर कंपोजिशन अभी तक आपने नहीं बताया। मैं अभी आपको बताऊंगा भी नहीं, पर मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि आपके पास दो तरह के जीएसटी नंबर लेने के ऑप्शन होते हैं। रेगुलर, रेगुलर का मतलब कि अगर आप रेगुलर पे जीएसटी नंबर लेते हो तो आपको इनपुट का हिसाब रखना पड़ेगा, आउटपुट का हिसाब रखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, और आउटपुट माइनस इनपुट करके आप टैक्स पे करोगे। इसे बोलते हैं रेगुलर टैक्स पेयर। लेकिन कुछ लोग रेगुलर नहीं होते, कुछ क्या होते हैं, क्या होते हैं बताओ, कंपोजिशन। अब कंपोजिशन वालों को इनपुट आउटपुट का हिसाब नहीं रखना होता, उनको गवर्नमेंट कहती है छोटे लोगों को मिलता है कंपोजिशन, जिनकी सेल कुछ लिमिट से कम होती है। अभी लिमिट विमिट नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज होने लगोगे आप, तो मैं अभी उस लिमिट पे बात नहीं कर रहा। तो अगर आपकी एक इससे सेल से कम लिमिट है तो आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन भी होती है उसमें, जैसे आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। आपको एक रेगुलर तरह का रजिस्ट्रेशन मिलता है और एक कंपोजिशन। रेगुलर मतलब आप इनपुट आउटपुट का हिसाब रखोगे, प्रॉपर टैक्स भरोगे। कंपोजिशन को गवर्नमेंट कहती है आपकी जितनी सेल होगी उसका 1% टैक्स दे दो बस। मतलब मान लेते हैं मैंने पूरे साल, पूरे महीने में, सॉरी, पूरे महीने में 50,000 रुपए की सेल की, तो 50,000 का 1% होता है 500 रुपए, 500 होगा, तो आप 500 रुपए टैक्स पे कर दो गवर्नमेंट को बस। ना आपको इनपुट का हिसाब रखना है ना आउटपुट का हिसाब रखना है। तो दो तरह के लोग होते हैं। अभी जो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेगुलर को ही सीखेंगे, कंपोजिशन को अभी हम नहीं सीखेंगे, कंपोजिशन को बाद में सीखेंगे। तो जब भी मैं बात करूंगा टैक्स पेयर किस टाइप के हो, तो क्या बात आएगी, रेगुलर। तो अभी यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, ये भी कैसा है, रेगुलर। अब इसका देखोगे और भी बहुत सारी चीजें हैं कि इसका ऑफिस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिख रहा है कि ये कहाँ पे रहता है, इसका बिजनेस कहाँ पे है। तो 472 ग्राउंड फ्लोर, ओल्ड शेरशाह सूरी रोड, फरीदाबाद, हरियाणा 121003। तो ऐसा करके इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो मेरे को इसका सब कुछ दिख सकता है, ये क्या काम करता है, ट्रेडर है कि क्या है, मैन्युफैक्चरर है, क्या क्या आइटम बेचता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, ये बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। किसी का भी जीएसटी नंबर आप कहीं पे भी जाके सर्च कर सकते हो। जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो आप सर्च कर सकते हो कि उस बंदे ने आपको जीएसटी नंबर सही दिया है कि गलत दिया है। कहाँ पे जाओगे, सबसे पहले आपको जाना है gst.gov.in। जब वहां पे जाओगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा सर्च टैक्स पेयर। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, सर्च टैक्स पेयर पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा जीएसटी सर्च बाई जीएसटी नंबर। तो आप जीएसटी नंबर डालोगे, कैप्चा डालोगे, और आपके पास उस जीएसटी नंबर की पूरी डिटेल आ जाएगी। बात समझ आ गई। अब हम एक कंपनी बना रहे थे और मान लेते हैं आरडी एंटरप्राइजेज ने ही मुझे काम पे रखा है, मुझे बोल दिया यार आज से मेरा काम तुम देखना। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं यार,
आज से आपका काम हम देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपनी बनानी पड़ेगी। तो मैं टैली पे जाऊंगा और टैली पे सबसे पहले कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा। तो नाम क्या है, आरडी एंटरप्राइजेस। तो मैं लिख देता हूँ आरडी एंटरप्राइजेस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर मेलिंग नेम में, मेलिंग नेम आरडी एंटरप्राइजेस। अच्छा ठीक है, यही रहने देते हैं। एड्रेस बताओ। अब एड्रेस आप डालना चाहो यहाँ से डालो, नहीं तो जो आपने ओपन कर रखा है ना, तो यहाँ पे आप सर्च सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हो इसकी डिटेल। मैंने यहाँ से पहली लाइन कॉपी करके पहले उसमें डाल दी एड्रेस में, ठीक है, एंटर किया। दूसरी लाइन कॉपी करके, दूसरी लाइन कॉपी करके मैं दूसरे उस पर डाल दूंगा, और तीसरी लाइन में 1210003 लिखा हुआ था वो डाल दिया। बात समझ आ गई। तो आप ऐसे करके एड्रेस डाल सकते हो, बाकी आप मैनुअली भी डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात, एक आदत लगा लेना, जब भी आपको जीएसटी नंबर मिले किसी का भी, तो आप एक बार पहले सर्च करके देखना सही है कि नहीं है। और ये हर कोई करता है, यानी कि अगर आप अभी कहीं पे भी चले जाओ, जैसे मैंने अभी बताया ना विजय सेल्स में, तो विजय सेल्स में जाके जब आप बोलोगे कि सर मेरा बिल काट दो, मेरा ये रहा जीएसटी नंबर, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे पता है, वो आपसे क्या करेंगे, ठीक है जीएसटी नंबर आपका सर्च करके देखें कि सही है कि नहीं, आपने सही जीएसटी नंबर दिया है कि नहीं। सही दिया है तो वो सर्च करके फिर डाल देंगे। बात समझ आ गई। और एड्रेस वगैरह भी उनके लिए आसान हो जाता है, वहां से कॉपी किया पेस्ट किया यहाँ पे। अब आ जाते हैं स्टेट में। तो आपको बताना पड़ेगा स्टेट क्या है, हरियाणा। पिन कोड आपको बताना पड़ेगा 1210003। टेलीफोन नंबर, मोबाइल, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें तो आप डाल दोगे। आपका बिजनेस कब से स्टार्ट हो रहा है और आपकी बुक्स कब से स्टार्ट हो रही है, ये सारी चीज़ें डालने के बाद एंटर किया, एंटर किया, आपकी कंपनी बन गई है विद जीएसटी। ठीक है। अच्छा अभी जीएसटी नहीं बनी, सॉरी, अभी हम बनाने जा रहे हैं। कंपनी बन गई है, कंपनी का अकाउंट बताओ, कंपनी का अकाउंट करना है। बाकी ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं अभी, नो। उसके बाद देखोगे इन्वेंट्री में भी बताया था, ये दोनों यस कर दो, बाकी सारी चीज़ें नो। और अभी तक मैंने आपको बताया कि इनेबल जीएसटी को नो रखो, यही बताया था। लेकिन अब आप नो नहीं रखोगे, क्या करोगे, यस। और यस करोगे तो वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। जैसे ही मैं यस पे एंटर कर रहा हूँ, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कि आप कौन से स्टेट में रहते हो, क्योंकि जीएसटी स्टेट वाइज होता है, हर स्टेट का अलग अलग जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ता है, यही बताया था मैंने अभी तक। तो आप पहले बताओ आप कौन से स्टेट में रहते हो, हरियाणा में। और आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन ले रखा है आपने कि कंपोजिशन, बात समझ आ रही है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, आप रेगुलर, हम सिर्फ रेगुलर की बात करेंगे, तो हमने क्या नंबर ले रखा है, रेगुलर। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, इसको आप हमेशा नो ही रखना, आप किसी और टेरिटरी के एसएससी नहीं हो। जीएसटी अप्लीकेबल फ्रॉम, जीएसटी आपका कौन सी डेट से लगेगा। एक बात बताओ, आपकी कंपनी स्टार्ट हो रही है 1 अप्रैल से, तो आपका जीएसटी भी कब से लगेगा, 1 अप्रैल से। बात समझ आ गई। ठीक है। इसके बाद जीएसटी नंबर, आप अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे डालोगे। इस कंपनी का जीएसटी नंबर क्या था, याद आ रहा है, ये रहा ना, ये था। तो मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे किया पेस्ट। तो जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो देखोगे, ये देखो ये बहुत आगे तक चला गया है, ये दिख रहा है। तो आप इसे एक लाइन काट देना ऐसे बैक करके, ये पूरा यहाँ तक आना चाहिए। यानी कि जब भी आप एक्सेल से कॉपी पेस्ट करते हो टैली पे, तो एक स्पेस एक्स्ट्रा पेस्ट हो जाता है, एक स्पेस एक्स्ट्रा हो जाता है, आप उसे हटा देना हमेशा। ठीक है। जैसे मैं एक और काट दे रहा हूँ, तो अब डी लिख देता हूँ दोबारा। तो जीएसटी नंबर है, और आपको याद होगा जीएसटी नंबर मैंने बताया था टोटल 15 अंक का होता है। जैसे पहले 2 अंक स्टेट कोड, पहले 2 अंक आपके स्टेट कोड, ये हो गए 06 हरियाणा। इसके बाद ये जो आपका 10 अंक का नंबर होगा, वो आपका पूरा पैन नंबर होगा यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद 1 से इस स्टेट में आपने पहला जीएसटी नंबर लिया है, और जेड आपको रेंडमली कोई सा भी 2 अंक मिल जाता है, याद आ रहा होगा आपको। तो अभी आ जाते हैं इस पे, इसका मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया। पीरियडिसिटी ऑफ जीएसटी R1, देखो अभी तक मैंने आपको जीएसटी R1 नहीं समझाया कि क्या होता है, लेकिन ये एक रिटर्न होती है। रिटर्न मतलब जैसे इनकम टैक्स होती है ना रिटर्न, तो इनकम टैक्स की रिटर्न हर महीने भरनी होती है कि हर साल में भरनी होती है। आईटीआर सुना होगा आपने, महीने भरनी होती है कि साल, साल में एक बार भरनी होती है। तो आईटीआर आपको साल में एक बार भरनी होती है। लेकिन जो जीएसटी की रिटर्न है, वो आपके पास 2 ऑप्शन है, मंथली या फिर क्वार्टरली। मंथली का मतलब हर महीने में रिटर्न भर रहा हूँ, और क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने में रिटर्न भर रहा हूँ। लेकिन एक बात बताऊं, सिर्फ छोटे टैक्स पेयर को अलाउड है कि आप हर 3 महीने में एक बार रिटर्न भरो। बड़े टैक्स पेयर को एक बात बोल दी गई है, हर महीने भरना पड़ेगा। तो अभी मैं जो भी आपको सिखाऊंगा महीने वाला सिखाऊंगा, मंथली वाला, क्वार्टरली की बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो आपको कैसे रिटर्न भरना है, मंथली या क्वार्टरली, मंथली। इसके बाद बोल रहा है सेट या ऑल्टर जीएसटी रेट। ये सारी चीजें अभी आपको नो रखनी है, क्योंकि मैंने अभी इसकी रिलेटेड ये 5 चीजें हैं, ये अभी तक मैंने आपको नहीं समझाया। ठीक है। ये 5 चीजें आपको नो रखनी है, याद रखना। और इधर ई वे बिल डिटेल, ई वे बिल भी अभी तक मैंने आपको नहीं समझाया, तो इसे भी आप क्या रखोगे,
नो। तो अभी तक आपको क्या करना है, ये सारी चीजें, इसके बाद की सारी चीजें नो रखनी है। ई इनवॉइसिंग भी नो, ये पांचों और ये दोनों इधर की भी, सातों के सातों चीजें मैंने क्या कर दी हैं, नो। बाकी क्या क्या मैंने किया है जीएसटी पे, एक तो स्टेट बताया, रेगुलर या कंपोजिशन, उसके बाद असेसी ऑफ अदर टेरिटरी नो, जीएसटी कितने तारीख से लगेगा, आपका जीएसटी नंबर क्या है, और आप रिटर्न कैसे फाइल करते हो, मंथली या क्वार्टरली। बाकी सारी चीजें नो रखेंगे क्योंकि ये सब चीजें धीरे धीरे हम सीखेंगे। एंटर किया ये भी बन गया। टीडीएस टीसीएस नहीं सीख रहे हैं अभी, टीडीएस टीसीएस की तो बात ही नहीं कर रहे, वैट एक्साइज ये सब कुछ भी नहीं। बाकी सारी चीजें आप नो कर दो, और नो करने के बाद कंपनी बन गई है। जैसे पहले आप कंपनी बनाते थे वैसे ही बनाया है, सिर्फ एक चीज चेंज आया है। क्या चेंज आया है, आपको जीएसटी नंबर यस करना है, आपको जीएसटी नंबर क्या करना है, यस। तो मैंने वही बताया कि यहाँ पे कंपनी क्रिएट करते समय आपको एक नई चीज क्या करनी है, जीएसटी नंबर यस। अब हम सीखेंगे कि यूनिट्स कैसे बनाएंगे। यूनिट्स बनाने में क्या इसमें कोई डिफरेंस आएगा, कोई सी दो यूनिट बना लेते हैं हम, एक केजी और एक लीटर बना लेते हैं, और देखते हैं क्या इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है। केजी लीटर पीस 3 यूनिट बना लेते हैं हम। तो आप बनाते हैं, सबसे पहले आप जाओगे, कहाँ पे जाते थे बताओ जरा, आप जाते थे क्रिएट में, एक मिनट कॉल आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको, सबसे जाओगे, सबसे पहले कहाँ जाओगे, क्रिएट में। क्रिएट में जाओगे किसके अंदर, यूनिट के अंदर, और यूनिट पे जाओगे तो पहले क्या क्या पूछता था बताओ जरा, एक मिनट। सॉरी, कॉल आ गया था, अब कंटिन्यू करें। तो पहले क्या आता था, सिंबल, फॉर्मल नेम, फिर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, पर एक नया क्या आ गया, यूनिक क्वांटिटी कोड। ये दिख रहा है यूक्यूसी करके, ये एक नया आ गया, बस कुछ भी कोई डिफरेंस नहीं आया। आप सबसे पहले सिंबल डालो कि निशान क्या रखना चाहते हो आप। तो केजी का केजी, फॉर्मल नेम आप डाल देते थे किलोग्राम, सेम वही चीज़ है अभी तक। यूनिक क्वांटिटी कोड अब पूछेगा, जो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा है। तो आप इनमें से सिलेक्ट करो, केजी, वही किलोग्राम को ढूंढो। तो ये दिख रहा है आपको किलोग्राम, ये दिख रहा है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, KGS इसका सिंबल है, तो वो आसानी से मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप ढूंढो केजी को, आप ऐसे के करके भी सर्च कर सकते हो, तो के वाले सारे आ जाएंगे। तो ये रहा किलोग्राम, और आपने इस पे एंटर कर दिया। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अगर 2 तक आप रखना चाहते हो तो 2 पे रख के एंटर कर दो, आपका केजी बन गया है। बात समझ आ गई। तो कोई यूनिट्स में कोई चेंज नहीं आया उसकी वजह से। दूसरा बस एक वो UQC यानी यूनिक क्वांटिटी कोड आपको अलग डालना है। दूसरा क्या, सिंबल क्या, मान लेते हैं कि लीटर बना रहे हैं हम, तो LTR लीटर, ठीक है। और लीटर की क्वांटिटी कोड आप किलो लीटर करके आ रहा होगा, तो किलो लीटर करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। बात समझ आ गई। एंटर किया, अगर ये भी पॉइंट में आता है तो 2 डाल के एंटर कर देते हैं। और अगर पीसेज बनाना है तो पीसेज, पीसेज और यूनिक क्वांटिटी कोड पी से सिलेक्ट कर लो, पी से पीसेज आ रहे हैं, तो आपने ये पी से सिलेक्ट कर लिया।
पॉइंट में नहीं होंगे तो एंटर कर दो, ये बन गया। बात समझ आ गई। तो यूनिक क्वांटिटी कोड में कोई दिक्कत नहीं हो रही, आप यूनिट्स तो बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट्स बनाने के बाद हम दूसरा आइटम क्या बनाते थे बताओ, स्टॉक। अब जब आप स्टॉक बनाने जाओगे तो यहाँ पे दो चीजें नहीं आएंगी, एक HSN कोड और दूसरा GST नंबर। आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। करना शुरू करते हैं, समझते हैं। स्टॉक आइटम पे जैसे ही क्लिक करोगे, हम कोई सा स्टॉक आइटम बनाते हैं, जैसे मोबाइल बनाते हैं, मोबाइल, ठीक है, नाम रखते थे आप। अंडर प्राइमरी, अभी तक यही किया है हमने। यूनिट्स आप बताते थे पीस है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही चीजें चल रही हैं जो पहले चलती थी। जैसे इस पे एंटर किया, अब पूछ रहा है GST एप्लीकेबल। पहले ऐसा कुछ नहीं पूछता था, अब आपसे पूछ रहा है क्या इस आइटम पे, ये जो मोबाइल बेचोगे, इस पे GST नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आपको इसमें ढूंढना है कि लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, अप्लीकेबल। नहीं लगेगा तो आपको सिलेक्ट करना है नॉट अप्लीकेबल। और अगर आपको खुद ही नहीं पता तो आप अनडिफाइंड सिलेक्ट करोगे। लेकिन इस पे तो लगेगा, मोबाइल पे तो लगेगा, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, अप्लीकेबल। तो जैसे ही आप अप्लीकेबल पे जाते हो तो पूछता है सेट ऑल्टर GST डिटेल, कि आप इस पे GST की डिटेल डालना चाहते हैं। तो आपको क्या बोलना है, यस, कि हाँ GST की डिटेल डालना चाहते हैं। GST की डिटेल कौन सी, वही HSN और GST रेट। तो आप इसे यस करो, और जैसे ही आप यस करोगे तो एक नया चीजें पूछने लगेगा। वो आपसे पूछेगा HSN कोड बताओ, और यहाँ पे नीचे जो रेट दिख रहा है वो रेट बताओ। कई लोग जो नए लैपटॉप में आप ओपन करोगे पहली बार, तो वहां पे हो सकता है HSN कोड आपसे ना पूछ रहा हो। अगर आपसे HSN कोड नहीं पूछ रहा तो आप क्या करोगे, F12 दिख रहा है, ये F12 पे जाओगे, ये F12 मतलब सेटिंग। तो इसकी सेटिंग, अगर आपको HSN कोड नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही दिख रहा है आपको, F12 दबाते ही अलाउ HSN कोड, ये नो होता, अगर ये नो होता और कंट्रोल से मैं सेव कर रहा हूँ तो सिर्फ ऐसे आता मोबाइल का। मैं फिर से बैक करके दिखाता हूँ आपको। मैं पूरा मोबाइल दोबारा से बना रहा हूँ, मैं पूरा ही बैक कर दे रहा हूँ। मैंने बैक कर दिया पूरा आपको दिखाने के लिए। मैं दोबारा से जाऊँगा स्टॉक आइटम पे, मोबाइल तो यहीं से बनाते थे। स्टॉक आइटम पे क्लिक करते हैं, डालते हैं मोबाइल, और मोबाइल अंडर किसके आएगा, प्राइमरी, और यूनिट्स बताइए पीसेज। और जैसे ही मैंने पीसेज सिलेक्ट किया तो पूछ रहा है GST अप्लीकेबल होगी, यस। और GST का रेट सेट करना चाहते हो तो आप बोलोगे यस। यस पे जैसे ही एंटर किया, HSN कोड तो कहीं दिख ही नहीं रहा, लेकिन HSN कोड डालना जरूरी है। मैंने ये बताया था, क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है, आप कोई भी सामान बेचो आपको HSN कोड बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन सा सामान बेच रहा हूँ और उसका HSN कोड क्या है, तो वो तो आपको डालना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको अगर नहीं दिख रहा है यहाँ पे HSN, तो आप F12 पे जाना, और जैसे ही F12 पे जाओगे तो अलाउ HSN, इसको सबसे पहले क्या कर देना, यस, अलाउ HSN, यानी HSN तो मेरे को चाहिए। उसके बाद और भी चीजें बहुत सारी पूछ रहा है, लेकिन अभी मैं इन सब चीजों को नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। कंट्रोल A से मैं सेव कर सकता हूँ, या फिर आप एंटर करके भी ऐसे सेव कर सकते हो। और अब HSN पूछने लगा। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ नहीं डालना, आपकी चॉइस होती है, डालना चाहो तो डालो, नहीं डालना चाहो तो मत डालो, मैं कुछ नहीं डाल रहा, लेकिन HSN कोड डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी हमने जस्ट सर्च किया था कि मोबाइल का HSN कोड क्या था, 8517, तो मैं वही डाल देता हूँ 8517। बात समझ आ गई। और जैसे ही मैंने मोबाइल का HSN कोड डाला, पूछ रहा है कैलकुलेशन कैसी होगी, ऑन वैल्यू या आइटम रेट। अब मैं इसको बात को समझाता हूँ, ऑन वैल्यू का क्या मतलब होता है और आइटम रेट का क्या मतलब होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं ये फोन बेच रहा हूँ, मैं 5 फोन आपको बेच रहा हूँ, 5 फोन पे टैक्स लगेगा, लेकिन किस अमाउंट पे लगेगा। तो आप बोलोगे कि भाई 5 फोन, एक फोन का रेट क्या है, रेट से मतलब है, यानी 5 फोन अगर टोटल जोड़ के 1 लाख रुपए का हो रहा है तो 1 लाख का 18% लगेगा। इसे बोलते हैं ऑन वैल्यू। वैल्यू जितनी है, यानी जो भी सामान आप बेच रहे हो उसकी जो वैल्यू है उस पर टैक्स लगेगा। बात समझ आई। लेकिन कई बार क्या होता है, और ये अभी नहीं होता, ये उस पे होता था, एक्साइज में होता था, एक्साइज मैंने गलती से बोल दिया, एक्सपोर्ट पे होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे होता था। वहां पे कई बार ना आइटम रेट पे टैक्स लेते थे कि आप कितना सामान लेकर आ रहे हो। यानी एक मोबाइल लेकर आओगे तो मान लेते हैं गवर्नमेंट ने बोल दिया 5,000 रुपए टैक्स, तो अब आप एक मोबाइल लेकर आओगे तो 5,000, 2 मोबाइल लेकर आओगे तो 10,000, 3 मोबाइल लेकर आओगे तो 15,000। यहाँ पे रेट, आइटम रेट पे, यानी गिनती कर रहे हैं हम कितने आइटम का है, उस पे टैक्स लग रहा है, वैल्यू पे नहीं। तो आपको क्या लगाना है हमेशा, ऑन वैल्यू पे टैक्स। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू। और जैसे ही आप वैल्यू करोगे तो पूछेगा टैक्स लगना है, एग्जेम्प्ट, नील रेटेड और टैक्सेबल। मैंने अभी तक आपको क्या बताया, एग्जेम्प्ट हल्का सा आइडिया दिया था, एग्जेम्प्ट का मतलब जिस पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही, नील रेटेड का मतलब जिस पे गवर्नमेंट कह रही है जीरो टैक्स दो,
लेकिन मैंने अभी तक आपको वो नहीं, मोबाइल पे तो टैक्स लगना है, तो आपको सिलेक्ट क्या करना है, टैक्सेबल। और जैसे ही आप टैक्सेबल सिलेक्ट करोगे तो आईजीएसटी का रेट बता दो, जैसे ये यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स आ रहा है ना, तो आईजीएसटी का रेट बता दो, जैसे ही आप 18 डाल दो, 18% आईजीएसटी, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाएगा अपने आप, 9। कई बार क्या होगा, जैसे किसी किसी में ये ऑन होता है, ये नीचे F12 से मैं जाके शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, जैसे ही से यस करूंगा तो अब आपको सारा दिख रहा होगा, यहाँ पे आईजीएसटी भी दिख रहा है, सीजीएसटी भी दिख रहा है और एसजीएसटी भी। जैसे आईजीएसटी 18 डालोगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी अपने आप कितना हो जाएगा, 9 और इसे एंटर करोगे ये भी सेव हो जाएगा। अब ये पूछेगा ये आइटम है क्या, गुड्स है कि सर्विस है। अगर आप बोलोगे ये गुड्स है तो एंटर करो, एंटर करो, 2 बार और एंटर करोगे आपका मोबाइल बन गया है। अब आप बोलोगे यार बड़ा लफड़ा हो गया है, मैं बैक कर रहा हूँ, मैं दोबारा से एक बार फिर से बना के दिखाता हूँ, मैं बैक कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी तक क्या बोला कि जीएसटी आने पे क्या क्या चेंज आया। सबसे पहला चेंज, जब आप कंपनी बनाओगे तो आपको जीएसटी एस करनी पड़ेगी, और जब जीएसटी एस करोगे तो आपको उसका जीएसटी नंबर देना पड़ेगा। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सारी चीजें बताने पड़ेगा, जैसे कि रेगुलर हो कि कंपोजिशन वाले हो, या फिर मंथली रिटर्न फाइल करते हो कि क्वार्टरली फाइल करते हो, याद आ रहा है। तो वो सारी चीजें आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंपनी तो क्रिएट कर लोगे, मेरे को लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद दूसरा काम क्या होता था हमारा, यूनिट क्रिएट करना। हम यूनिट भी क्रिएट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यूनिट क्रिएट करते समय हमें एक चीज इंपॉर्टेंट डालना पड़ता है, UQC, यानी यूनिक क्वांटिटी कोड, तो वो मैंने डाल दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सिंपल था। तीसरा, जब मैं स्टॉक आइटम क्रिएट करने बैठता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा झंझट क्या है, आपको आदत हो जाएगी अभी करते करते। तो आपको मेनली इसमें 2 चीज डालनी है, एक HSN और दूसरा जीएसटी रेट। कैसे बनाओगे, आप चले जाओ यहाँ पे और आप चले जाओगे क्रिएट पे, और क्रिएट में किसके अंडर में, स्टॉक आइटम पे, क्रिएट में स्टॉक आइटम पे। जैसे मैं स्टॉक आइटम पे क्लिक किया तो पूछेगा स्टॉक का नाम क्या है, तो मैंने बोला मोबाइल, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल। उसके बाद पूछ रहा है अंडर प्राइमरी और यूनिट्स बताइए, मोबाइल किस में बिकेगा, मोबाइल बिकेगा पीसेज में, तो आप सिलेक्ट कर लो पीसेज। और जैसे ही मैंने पीसेज सिलेक्ट किया, पूछेगा क्या जीएसटी लगना है, आप बोलोगे यस। फिर पूछेगा जीएसटी का डिटेल सेट करनी है, तो हाँ सेट करनी है, तभी तो आप उसी डिटेल में जाके HSN डालोगे, उसी डिटेल में आप जाके जीएसटी रेट डालोगे, तो आप इसे क्या कर दोगे, यस। और जैसे ही यस करोगे आपके पास यहाँ पे कई बार HSN नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे F12 से HSN को अलाउ कर दोगे, और एक लास्ट में इसे भी यस कर ही देना आप। सो ऑल टैक्स जीएसटी टाइप, तो सारे टैक्स दिखने लगेंगे आपको, यानी आईजीएसटी भी, सीजीएसटी भी, एसजीएसटी भी। जैसे ही मैंने Ctrl A से सेव किया, आपसे पूछेगा HSN कोड बताओ कि क्या है इसका, तो 8517। उसके बाद पूछेगा कैलकुलेशन कैसी रखनी है, ऑन वैल्यू रखनी है, और ये टैक्सेबिलिटी क्या होगी, टैक्सेबल, और अमाउंट बता दोगे, सॉरी परसेंटेज बता दोगे कितना रेट लगना है, 18%। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। गुड्स पे कि सर्विस पे, गुड्स है ये, गुड्स। और रेट ऑफ ड्यूटी तो पहले भी हम खाली छोड़ते थे, अभी भी खाली छोड़ोगे, एंटर करोगे, एंटर करोगे, आपका मोबाइल बन गया है। बात समझ आई, तो कुछ समझ आया कैसे बनाया हमने। एक और कोई सा आइटम लेके चलते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई सा आइटम मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, आप बताओ कौन सा आइटम का देखें। आप कह रहे हो लैपटॉप, तो लैपटॉप बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। HSN कोड ऑफ लैपटॉप तो 8471 करके, 8471, और इसका जीएसटी रेट भी 18% ही है, तो हमें पता है कि 18% है, तो 8471 करके एक बना लेते हैं फटाफट। आप आ जाओ दोबारा से टैली पे ही, और आप जाओगे सबसे पहले कहाँ पे जाओगे बताओ, क्रिएट पे, स्टॉक आइटम पे, बताओ, लैपटॉप, अंडर प्राइमरी, यूनिट्स, पीसेज, अप्लीकेबल, यस, और लैपटॉप HSN कोड 8471, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, और टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, और रेट 18%। कोई दिक्कत हो रही है, गुड्स है कि सर्विस है, गुड्स है, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास 10 स्टॉक हो तो 10 बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है, ठीक है। स्टॉक आइटम भी बन गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे आप क्या बनाते थे बताओ, यानी पहले नंबर पे यूनिट्स बना लिया आपने, दूसरे नंबर पे स्टॉक आइटम बना लिया, तीसरे नंबर पे क्या बनाते थे, कौन से लेजर, गोडाउन छोड़ दो, गोडाउन की बात नहीं कर रहे हैं, बात वही है, गोडाउन समझ आ गया ना आपको, गोडाउन छोड़ो। इसके बाद क्या बनाते थे, कौन सा लेजर, परचेज लेजर अगर परचेज करना हो, और सेल लेजर अगर सेल करना हो। और हम परचेज लेजर में बनाते थे लोकल परचेज, सेंट्रल परचेज, लेकिन इस बार इसमें भी चेंज आएगा।
जब आप लोकल परचेज बनाओगे, देखो आपको क्या क्या बनाना पड़ेगा। परचेज के अंडर में दो बनाते थे ना हम, कौन कौन से? एक बनाते थे लोकल परचेज और एक बनाते थे सेंट्रल परचेज। लेकिन बात ध्यान रखना कि कंपनी में काम करते समय जब भी आप कभी भी यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको लोकल परचेज क्या दिखाएंगे? सिर्फ लोकल परचेज। वो कभी भी 18%, 12%, 28% वाली चीजें नहीं लेके चलते। और जो आपको कोई भी सिखाएगा, नॉर्मली आप कहीं पे भी सीखने जाओगे, परसेंटेज बताते ही नहीं है, वो करते ही नहीं है परसेंटेज वाला खेल। लेकिन जब आप कंपनी में काम करने जाते हो तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है, कल को आपसे पूछ सकता है आपका ओनर कि भाई लोकल परचेज 12 वाली कितनी है बता दो, 18 वाली कितनी हमने परचेज किया बता दो। अब आप बोलोगे मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था कि जीएसटी के रेट होते हैं 5 तरीके के, 5, 12, 0, 5, 12, 18, 28। तो आप कौन सा आइटम बेच रहे हो या कौन सा आइटम खरीद रहे हो, सबका हिसाब अलग अलग रखो। यानी 18 वाला अगर आइटम खरीद रहे हो उसका हिसाब अलग रखो। उसका हिसाब कैसे रखोगे? लोकल परचेज एट द रेट 18%। और जब आप सेंट्रल परचेज भी बनाओगे तो सेंट्रल परचेज एट द रेट 18%। आप 18% का हिसाब अलग रखो। फिर जब आप कोई ऐसा सामान खरीदोगे जिसपे 12% होगा तो आप उसका हिसाब अलग रखना। यानी लोकल परचेज 12% वाला अलग होना चाहिए, सेंट्रल परचेज 12% वाला अलग होना चाहिए। सेम इसी तरह अगर आप कल को 5% वाला सामान खरीदते हो तो लोकल परचेज 5 वाला अलग और सेंट्रल परचेज 5 वाला अलग। यानी कि पहले तो आप सिर्फ दो ही लेजर बनाते थे, लोकल परचेज, सेंट्रल परचेज, और आपका काम हो जाता था। लेकिन अब आपको दो नहीं बल्कि जितने तरह के आइटम आप खरीद रहे होगे सारे बनाने पड़ेंगे। यानी अगर 18 वाले आइटम जितने भी खरीद रहे हो, लोकल परचेज 18 और सेंट्रल परचेज 18। फिर अगर मैंने 5% वाला भी सामान खरीद लिया तो मेरे को दो और लेजर बनाने पड़ेंगे, लोकल परचेज 5 और सेंट्रल परचेज 5। अब आप बोलोगे कि इससे फायदा क्या होता है? सीधी सी बात है, बहुत फायदा है इससे। एक तो आप रिपोर्ट निकाल सकते हो। कल को मैंने आपसे पूछा, मान लेते हैं मैं ओनर हूं, मैंने आपसे पूछा बताना जरा 18% वाली कितनी परचेज है, आप बता पाओगे? हाँ, तो अगर आपने अलग अलग बनाया होगा बड़ा इजी है आपके लिए, आप जाके डिटेल निकाल सकते हो। लेकिन अगर सब में आपने लोकल परचेज डाल दिया, चाहे 5 वाली हो, चाहे 12 वाली हो, चाहे 18 वाली हो, तो आपके लिए हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हमने कितनी परचेज की है। अभी आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही होंगी कि क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जब आप धीरे धीरे जब और ज्यादा टैली सीखोगे तब आपको आइडिया लगेगा, जब मैं आपको रिपोर्ट निकालना सिखाऊंगा। क्योंकि मेन चीज होता है रिपोर्ट। टैली पे एंट्री कोई भी कर लेता है, पर रिपोर्टिंग करनी होती है, आगे बताना होता है कि भाई हमने इतना परचेज किया, इतना सेल किया है। वहां पे आपको 12%, 18% इन सब का डिफरेंस क्लियर होगा। अभी मैं जैसा आपको बता रहा हूँ वैसा वैसा समझते जाओ बस। तो आपको दो लेजर बनाने हैं, एक लोकल परचेज एट द रेट 18% और एक सेंट्रल परचेज एट द रेट 18%। अब जैसा कि यूनिट में थोड़ा सा चेंज आया, स्टॉक आइटम में थोड़ा सा चेंज आया, क्या इसमें भी थोड़ा सा चेंज आएगा? हाँ, इसमें भी थोड़ा सा चेंज आएगा। इसमें क्या चेंज आएगा? इसमें दो चीज चेंज हो जाएगी। एक तो आपको नेचर डालना पड़ेगा, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। और एक आपको क्या डालना पड़ेगा? रेट, आपको रेट डालना पड़ेगा। लेकिन एक चीज याद रखनी है, इसमें एचएसएन कोड नहीं डालना। अब क्यों नहीं डालना वो मैं आपके आगे चल के समझाऊंगा बाद में। अभी मैं जितनी चीजें बोल रहा हूँ उतनी चीजें याद रख लो। मैंने आपको बोला कि तीन चीजें इसमें करनी है। परचेज का जब लेजर बनाओगे, लोकल परचेज एट द रेट 18% या सेंट्रल परचेज एट द रेट 18%, तो याद रखना एक तो नेचर डालना पड़ेगा, एक आपको रेट डालना पड़ेगा, और एक आपको एचएसएन कोड नहीं डालना। ये याद रखना है, एचएसएन कोड यहाँ पे नहीं डालना। अब बोलोगे एचएसएन कोड फिर कब डालना है? सिर्फ स्टॉक आइटम बनाते समय। जब आप आइटम बनाओगे तो आइटम का एचएसएन कोड डालोगे। परचेज का लेजर बनाते समय आप एचएसएन कोड नहीं डालोगे। अब आपके मन में आएगा अगर नहीं डालना था तो दिया क्यों होगा इसमें? सब कुछ आगे चल के धीरे धीरे समझाऊंगा। पहली चीज मैं बता दूं कि टैली को समझने के लिए शुरू के 10 दिन चाहिए होते हैं, जो बहुत ज्यादा स्लो चलेंगे, हम चीजों को समझेंगे भाई सब क्या चल रहा है। और जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक बार टैली आपको समझ आ गई, तब हम तेजी से बढ़ पाएंगे। क्योंकि अभी तो आपको यही सब चीजें नहीं पता, अभी तो हम 2-3 दिन इसी में खींचेंगे कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या एंट्री करेंगे। और जब एक बार आपको टैली में ग्रिप बन गई, अब आप टैली पे लेजर बनाने ले रहे हो विद जीएसटी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। फिर जो जो कंसेप्ट है, जो मेन मेन कंसेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, और क्लासेज में मेन मेन कंसेप्ट बताऊंगा। क्लासेस के बाद या क्लासेस से पहले आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, वो आप प्रैक्टिस करते रहना। जो हमारी 1 घंटे की क्लास होगी वो फास्ट फॉरवर्ड टॉपिक पे होगी, उससे पहले प्रैक्टिस करो या उसके बाद प्रैक्टिस करो, आप अपना प्रैक्टिस करते रहना। बात समझ आ गई? तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि ये रहे क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस करो। कोई डाउट होगा मेरे से पूछो, कैलाश जी आते हैं उनसे पूछो, या फिर एक हिमांशु नाम का लड़का आता है उससे पूछो। बात समझ आई? और आपस में भी डिस्कस करके कई सारे डाउट आप क्लियर कर लोगे। हम ऑन टाइम खत्म कर लेंगे सब कुछ, टेंशन मत लेना कि हम स्लो चल रहे हैं तो लेट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्लो वहां पे चलेंगे जहाँ नीड है,
तेज वहां चलेंगे जहां पे नीड नहीं है। बात समझ आ गई? तो अभी हम ठीक से करते हैं, लोकल परचेज बनाना शुरू करते हैं। अब आ जाओ टैली पे, और टैली पे हम जब लेजर बनाते थे कहाँ पे जाते थे? क्रिएट में। तो क्रिएट पे जाओगे, लेजर, और लेजर में क्या बनाते थे हम? लोकल परचेज, अंडर परचेज, यही सिंपल। लेकिन अब लोकल परचेज एट द रेट 18%, ये अलग बनाना पड़ेगा, और सेंट्रल परचेज एट द रेट 18% अलग बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप लोकल परचेज एट द रेट 18% बनाओगे, अंडर किसके आएगा? ये अंडर परचेज के। आप बोलोगे ये तो सिंपल चीजें हैं, वही हम करते थे, लेकिन इसके बाद आगे कुछ नहीं पूछता था। अब इसके बाद आगे फिर से पूछेगा। जैसे ही परचेज किया आपने, टाइप ऑफ लेजर, ये तो आप पहले भी नॉट अप्लीकेबल कर देते थे। ये होता क्या है? डिस्काउंट का लेजर है या राउंडिंग का लेजर है? राउंडिंग समझ आता है आपको? राउंड ऑफ करना। जैसे कि मान लेते हैं कोई कुछ लेजर हम ऐसे बनाते हैं कि 15 रुपये 27 पैसे है, तो राउंड ऑफ करके 15 रुपये करते हैं। लेकिन ऐसा कोई लेजर थोड़ी ना बना रहे हैं, तो अब ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है? नॉट अप्लीकेबल। जैसे नॉट अप्लीकेबल किया और हम आगे बढ़ जाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? इज जीएसटी अप्लीकेबल? क्या जीएसटी लगेगा इस पे? बिल्कुल, तभी तो हमने बोला 18%। तो आपको बोलना है अप्लीकेबल। अप्लीकेबल ऑलरेडी है, वैसे ही 3 ऑप्शन आते हैं, अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल और अनडिफाइंड। आपको सिलेक्ट करना है अप्लीकेबल, और जैसे आपने अप्लीकेबल सिलेक्ट किया, पूछ रहा है सेट या ऑल्टर जीएसटी डिटेल, जीएसटी की डिटेल सेट करनी है। बिल्कुल, आप यस करोगे। और यहीं पे मैंने ये 3 चीजें आपको बोली थी, नेचर डालना है, रेट डालना है, और एचएसएन कोड नहीं डालना है। तो जैसे ही मैं इस पे जा रहा हूँ, इसको यस करके एंटर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले एचएसएन कोड पूछ रहा है, नहीं डालना है। बात समझ आ गई? यहाँ पे नहीं डालना है। कहाँ डालना है? स्टॉक आइटम। अब बोलोगे अगर नहीं डालना था तो यहाँ दे क्यों रखा है? खाली दे देता। आगे मैं समझाऊंगा क्यों दे रखा है, क्योंकि कहीं कहीं पे डालना होता है, और कब डालना होता है वो हम बाद में सीखेंगे। अभी आपको नहीं डालना है, ठीक है? एंटर करो, नेचर बताओ, नेचर क्या है? अब नेचर मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान रखना। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, लेकिन धीरे धीरे सब समझेंगे। अभी तो लिख के दे देता हूँ। नेचर अगर लोकल परचेज है तो आपको सिलेक्ट करना है परचेज टैक्सेबल, बस। अब बोलोगे ये कैसे याद रहेगा? इतने सारे सारे लेजर आपको, ये जितने ये है ना, ये जितने भी ये दिख रहे हैं आपको, ये नेचर, ये दिख रहे हैं, करीब करीब 20 नेचर हैं, 20। बीसों के बीसों नेचर में आपको समझाऊंगा, और आपको बड़ा आसान लगेगा जब आप डिटेल में पहुंच जाओगे, थोड़ा सा और जीएसटी समझने लगोगे। तो अभी हम ये 20 से ज्यादा ही है मेरे ख्याल से, 25-30 हैं, 30 के करीब नेचर हैं। इनमें से आपको कोई एक नेचर सिलेक्ट करना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा नेचर सिलेक्ट करना है। जब आप लोकल परचेज करोगे, लोकल परचेज, तो नेचर होगा आपका परचेज टैक्सेबल। क्या वर्ड यूज करना है? परचेज टैक्सेबल। और जब आप सेंट्रल परचेज करोगे तो आपको सिलेक्ट करना है इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। अब आप बोलोगे याद हो जाएगा? बिल्कुल। अब अगले 3-4 दिन आप यही काम ही करोगे। मैं आपको लेजर बनवाऊंगा, आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको करना है। अभी तो कल हम और सीखेंगे, अभी तो मैंने आज ही कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। जब आप लोकल परचेज सिलेक्ट करोगे, आपको नेचर कौन सा सिलेक्ट करना है? परचेज टैक्सेबल। जब आप सेंट्रल परचेज बनाओगे तो आपको नेचर कौन सा सिलेक्ट करना है? इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। अब आपके मन में आएगा क्या बिना नेचर सिलेक्ट किए बढ़ सकते हो हम आगे या कुछ? भाई बहुत पूरी गलती हो जाएगी, कर ही नहीं पाओगे आप। जीएसटी इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीज टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है, इसलिए मैं इतनी स्लो स्लो चल रहा हूँ। अभी तक मैं यूनिट और स्टॉक पे ही आया हूँ। तो अब आ जाते हैं परचेज टैक्सेबल। लोकल परचेज बना रहे थे ना, तो मुझे सिलेक्ट क्या करना है? नेचर परचेज टैक्सेबल। मैं ढूंढूंगा इन सब में से कहाँ है परचेज टैक्सेबल, तो मैं जैसे ढूंढूंगा सबसे नीचे दिखेगा मुझे लास्ट में परचेज टैक्सेबल। अब आप बोलोगे परचेज में तो बहुत सारी है, जैसे परचेज फॉर्म अनरजिस्टर्ड, ये सब इस अभी टेंशन मत लो। अभी आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, जो मैंने बोला है। आपको ढूंढना है कहाँ पे लिखा हुआ है परचेज टैक्सेबल, और वो आपको सिलेक्ट कर लेना है लोकल परचेज के केस में। बात समझ आ गई? और फिर वो पूछ रहा है कि रेट बता दो। 18 वाला था, तो आपने जैसे आईजीएसटी में 18 डाला, वो सीजीएसटी एसजीएसटी अपने आप फिल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। सेस है, सेस अभी मैंने नहीं समझाया आपको। सेस एक अलग तरह का टैक्स होता है, जीएसटी में ही होता है, सॉरी जीएसटी का ही है पार्ट वो सेस, और वो गवर्नमेंट आपसे लेती है। लेकिन अभी अब मैंने ऐसे कुछ समझाया नहीं है, तो अभी टेंशन मत लो, बाद में समझेंगे, ठीक है? एंटर करोगे, एंटर करोगे, ये गुड्स है कि सर्विस है? गुड्स है। एंटर किया, एंटर किया, ये बन गया है मेरा लोकल परचेज एट द रेट 18%। तो मैंने अभी तक क्या बताया? जब परचेज का लेजर बनाओगे तो जीएसटी में 3 चेंजेस आएंगे। एक आपको नेचर डालना पड़ेगा, एक आपको रेट डालना पड़ेगा, नेचर और रेट देखा, और एक आपको एचएसएन कोड नहीं डालना, याद रखना। बात समझ आ गई? फटाफट हम सेंट्रल परचेज भी बना लेते हैं। तो आप बनाओगे सेंट्रल परचेज एट द रेट 18%।
ये किसके अंडर में आएगा? परचेज अकाउंट के अंडर में। क्या यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल करना है? यस। 3 चीजें याद रखनी है भाई, कौन कौन सी? नेचर, रेट और एचएसएन नहीं डालना। तो मैं एंटर करता हूं, सबसे पहले एचएसएन नहीं डाल रहा हूं, नेचर। लेकिन इस बार नेचर क्या होगा? इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, ढूंढो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल कहाँ है? इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल दिख गया ये, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। कई बार आपको ऐसा लगेगा यार ये याद कैसे रख सकते हैं। मैं एक बात बताऊं, जब आपको ये सारे टॉपिक्स पता चल जाएंगे, ये इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, तो आपको बड़ा आसान लगेगा। फिर आप कहोगे कि अरे ये तो बड़ा आसान है ढूंढना इनमें से। लेकिन जब तक आप रट रहे हो कोई चीज, जब तक आपको थोड़ी सी टफ लगती है कि यार ये भी रटना पड़ेगा, ये भी रटना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी रट लो, ठीक है। जब धीरे धीरे हम सीखेंगे सारा तो आपको समझ आने लगेगा। तो अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, और जैसे इसको सिलेक्ट किया, रेट बता दो 18%, एंटर किया गुड्स, एंटर किया, ये बन गया। बात समझ आ रही है? तो हमने अब तक ये 3 चीजें बनाना सीख लिया है। दोबारा से जीएसटी के साथ कैसे बनाते हैं यूनिट, जीएसटी के साथ कैसे बनाते हैं स्टॉक आइटम, और जीएसटी के साथ कैसे बनाते हैं परचेज, ठीक है। होपफुली वैसे तो क्लासेज अभी खत्म करनी चाहिए, पर अब मैं 5 मिनट के लिए और ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो 5 मिनट के लिए मैं कुछ और भी, क्योंकि परचेज के बाद आप क्रेडिटर भी बनाते थे ना, तो एक बार क्रेडिटर बना के दिखा देता हूँ, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत सिंपल है। तो मैं इसीलिए क्रेडिटर बना के दिखा देता हूँ आपको। चौथे नंबर पे आपको क्या सिलेक्ट करना है? क्रेडिटर। और क्रेडिटर में नाम डालते थे, याद है? राम है, श्याम है। क्रेडिटर कौन होता था? जिससे जिससे आप परचेज करते हो। तो आप एक मान लेते हैं, ऐसे ही मैंने लिख रखा है आपको 2 पार्टी के नाम। मान लेते हैं हम इन 2 पार्टी से खरीदते हैं, इन 2 पार्टी को ले लेते हैं। एक मैसेज फर्स्ट ऑर्डर, एक मैं मान लेते हैं इससे खरीदता हूँ, ठीक है, और एक मैं मान लेता हूँ हॉलमार्क से खरीदता हूँ। तो ये हरियाणा की है पार्टी, और ये कहाँ की पार्टी है? दिल्ली की। तो इससे खरीदते हो मान लेते हैं दोनों से, तो हम दोनों बना लें। कैसे बनाओगे? कैसे पता चला दिल्ली की? 07 से शुरू हो रहा है, ये 06 से शुरू हो रहा है। अब आइडिया लग रहा है आपको कैसे जीएसटी नंबर से पहचानते हैं? फटाफट कंपनी बना लेते हैं। यही 2 पार्टी में बनाऊंगा और कुछ भी नहीं बनाऊंगा, बड़ा आसान है ये। सबसे पहले आपको डालना होता है क्या? नाम। तो नाम बताओ कि क्या है उस कंपनी का नाम जिसका आप बनाने जा रहे हो। तो हॉलमार्क कंसेप्ट नाम है, तो मैंने इसे किया कॉपी, और यहाँ पे कर दूंगा मैं पेस्ट, हॉलमार्क कंसेप्ट। और आप देखोगे एक स्पेस ज़्यादा हो गया है, तो आप बैक स्पेस से हटा दोगे वो पॉइंट, ठीक है। सेम इसी तरह अंडर किसके आएगा? सन्ड्री, क्रेडिटर, ठीक है। और अब पहले भी यही पूछता था एड्रेस। अच्छा, एड्रेस कहाँ से डालोगे? अब आदत बना लो, सबसे पहले जाओगे सर्च टैक्स पेयर पे। कहाँ से सर्च करते थे? gst.gov.in। वहां जाके सर्च करके देख लेना भाई साहब गलत जीएसटी नंबर तो नहीं दे दिया, ठीक है। तो गलत जीएसटी नंबर दे दिया होगा तो आप उससे ठीक मांग लेना, और अगर ठीक दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका एड्रेस वहां से कॉपी करके पेस्ट कर दोगे। आपको पता है तो एड्रेस डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टेट बताओ, हरियाणा, ठीक है। पिन कोड डाल देना, और पैन नंबर, सॉरी हॉलमार्क कंसेप्ट का दिल्ली था, तो हम क्या डाल देंगे यहाँ पे? दिल्ली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है कि इसका कैसा रजिस्ट्रेशन है, रेगुलर है कि कंपोजिशन है कि कंज्यूमर है कि अनरजिस्टर्ड है। अब इन चारों में क्या डिफरेंस है? रेगुलर बता दिया था आपको, जीएसटी नंबर एज ए रेगुलर ले रखा है, या जीएसटी नंबर एज ए कंपोजिशन ले रखा है। तो जीएसटी नंबर दोनों के पास होगा, लेकिन कंज्यूमर का क्या मतलब है? कस्टमर है तो उसके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा। और अनरजिस्टर्ड का क्या मतलब है? कि उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। अब आप बोलोगे कि ये दोनों फिर क्यों दे रखा है? दोनों का मतलब सेम हो गया, अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर का मतलब सेम हो गया। सेम मतलब नहीं है, मैं बताता हूँ। अनरजिस्टर्ड का मतलब मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ लेकिन मैंने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा है, तो मेरे को आप बोलोगे अनरजिस्टर्ड है। लेकिन अगर मैं बिजनेस नहीं कर रहा, मैं तो टीवी खरीद रहा हूँ अपने घर ले जाने के लिए, तो मैं क्या हो गया हूँ? कंज्यूमर। बात समझ आई? तो जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं होंगे वो 2 होंगे, या तो कंज्यूमर या तो अनरजिस्टर्ड, और जिनके पास जीएसटी नंबर है वो क्या होगा? रेगुलर या फिर कंपोजिशन। बात समझ आ गई? तो इसके पास जीएसटी नंबर है तो ये क्या हो जाएगा? रेगुलर। और रेगुलर पे जीएसटी नंबर इसका डालना पड़ेगा आपको, तो आपने यहाँ से जीएसटी नंबर कॉपी किया और यहाँ पे आप क्या कर दोगे? पेस्ट, ठीक है। और फिर एक देख रहे हो स्पेस ज़्यादा तक चला गया, तो आप बैक करके एक बार ठीक कर देना इसे, और आगे कुछ भी नहीं करना है। तो इसमें क्या डिफरेंस आया? इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, सिर्फ आपको उसको बताना पड़ रहा है कि वो जीएसटी नंबर है कि नहीं है, और अगर है तो उसका जीएसटी नंबर डाल देना। बात समझ आ गई? तो ये क्लियर है मेरे हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आप कर लोगे, आज हम और नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो पुराने डाउट होंगे आप वो क्लियर कर लेना मेरे से अभी पूछ के, जिसको जाना होगा चला जाएगा, जिसको पूछना होगा वो मेरे से क्लियर कर लेगा फिर जाएगा।
मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तक मैंने आपको 4 चीज़ें सिखाई हैं, इसके साथ साथ बीच में कुछ बातें भी बता दी। तो कंपनी क्रिएट करते समय जीएसटीएस करना है, याद रहेगा। यूनिट्स बनाते समय यूक्यूसी अपने आप आ जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक आइटम बनाते समय आपको 2 बातों का याद रखना है, एचएसएन कोड जरूर डालना है, जीएसटी रेट जरूर डालना है। एचएसएन कोड नहीं दिख रहा होगा डालने का ऑप्शन, तो आप F12 से कर दोगे, याद आ गया। उसके बाद परचेज लेजर बनाओगे, लेकिन ध्यान रखना लोकल परचेज सेंट्रल परचेज जैसे पहले बनता था वैसे नहीं, अब आपको रेट्स के साथ बनाने पड़ेंगे कि लोकल परचेज 18 वाला है और सेंट्रल परचेज 18 वाला है। और उसमें भी इंपॉर्टेंट बात क्या क्या याद रखनी पड़ेगी, नेचर, रेट और एचएसएन कोड नहीं डालना, नेचर और रेट डालना है आपको। तो नेचर कैसे याद रखोगे, नेचर अगर लोकल परचेज है तो आपको सिर्फ वर्ड या यूज करना है परचेज टैक्सेबल ढूंढो, और अगर सेंट्रल परचेज है तो आपको क्या ढूंढना है, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। बात समझ आ गई। और रेट तो जो भी होगा आप डाल ही दोगे अपने आप। यहां तक बात समझ आ गई। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर कैसे बनाते हैं, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें एक नई चीज आ जाएगी, आपको जीएसटी रेट डालना पड़ेगा वहां पे कि उसका जीएसटी रेट, सॉरी जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा कि उसका जीएसटी नंबर क्या है। सर्च करना आपको आ गया, कैसे आप टैक्स पेयर सर्च करते हो, एचएसएन कैसे सर्च कर लेते हो आप। एचएसएन जीएसटी की वेबसाइट से भी सर्च होता है, वो मैंने अभी आपको नहीं बताया, वो भी कर लेंगे। तो एचएसएन इस तरीके से सर्च करते हो आप, जीएसटी नंबर इस तरीके से सर्च करते हो। एचएसएन का मतलब ये होता है और एसएसी का मतलब ये होता है। किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, करते हैं क्लास ऑफ, ठीक है।